कुछ नए स्टूडेंट जो कि अभी तक कुछ भी नहीं जानते इस एग्जाम के बारे में, सिर्फ उन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एग्जाम आपका 4 प्रोसेस से गुजरता है। जो कॉन्फिडेंस आज आपका सिर्फ 50 to 60% भी नहीं हो रहा होगा जीके और जीएस के ऊपर, अगर आप रूटीन में मेंटेन करके रखोगे, डेली पढ़ोगे इसको। हेलो एवरीवन, सो आरआरबी जेई में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने बाकी हैं, लेकिन वही सेलेक्ट होगा जो इन 4 से 5 महीनों को सही वे में, सही तरीके से वेल डिसिप्लिन्ड होके यूटिलाइज कर पाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि CBT 1 या CBT 2 एग्जाम का नेचर क्या है, एग्जाम किस प्रोसेस से गुजरता है। दूसरा पॉइंट ये कि हम लोग इन 3 से 4 महीनों को कैसे प्लान कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स स्कोर कैसे कर सकते हैं, और एग्जाम के लास्ट मंथ में आप लोग क्या कर सकते हैं। तो आज से लेकर के जब आपका एग्जाम होगा तब तक की पूरी प्लानिंग मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, हाउ टू प्लान नेक्स्ट 4 to 5 मंथ से पहले हम लोग एग्जाम के नेचर को थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। हालांकि इसको आप जानते हैं, बट फिर भी अगर कुछ नए स्टूडेंट जो कि अभी तक कुछ भी नहीं जानते इस एग्जाम के बारे में, सिर्फ उन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि एग्जाम आपका 4 प्रोसेस से गुजरता है। पहला CBT 1 जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको सिर्फ पास होना होगा। CBT 2 के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। देन उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और फाइनली आप लोग जूनियर इंजीनियर बन चुके होंगे आरआरबी जैसे रेप्यूटेड डिपार्टमेंट के अंदर। अब बात आती है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CBT 1 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि 4 से 5 महीने में आपका CBT 1 होने वाला है। अब CBT 1 पे जाएं उससे पहले, उसकी स्ट्रेटेजी पे जाएं उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे जो हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास में मैथ्स है, इसके अलावा आपके पास जनरल साइंस और रीजनिंग। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस देंगे इस तैयारी के समय पे। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं तो आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके कि मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेसी के साथ में आपको मार्क्स दिलाने वाले सब्जेक्ट माने जा सकते हैं। देखिए, ये जो आपका पूरा का पूरा पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होगा और 100 ही क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन समय आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट मिलेगा। मैं इसको 90 मिनट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 90 मिनट सुनने में काफ़ी लग रहे हैं, बट जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब वो 90 मिनट काफ़ी स्पीड से जा रहे होंगे, अगर आप लोगों ने सही से तैयारी नहीं की होगी तो। एंड इसमें एक और हिडन चीज़ है, वो है आपका नेगेटिव मार्किंग। जब नेगेटिव मार्किंग की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग घबरा जाते हैं। तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है कि CBT 1 का आप लोग कैसे एग्जाम पैटर्न को फेस करने वाले हैं, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट होगा। मैथ्स आपका 30 मार्क्स, रीजनिंग आपका 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे 15 नंबर का, और जनरल साइंस की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आने वाले हैं। लेकिन सर इनको प्लान कैसे करना है, तो चलिए प्लान के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। देखिए, मैंने आपको लिखा है सबसे पहले CBT 1 का एक PYQ पेपर उठा लीजिए, क्योंकि आप बचपन से ही मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जीके सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक बार इन 100 क्वेश्चन के 90 मिनट में पेपर को सॉल्व करके देखिए, आपको सच्चाई सामने होगी कि मैं सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन ही कर पा रहा हूँ, या 40 से 50 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चन को मैं सिर्फ गैस कर पा रहा हूँ। और वो 1.5 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आप पूरे ईमानदारी के साथ बैठे उस पेपर को देने। तब आपको थोड़ा रियलिटी के साथ चेक मिलेगा कि यार मुझे इस एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी का 15 गुना स्टूडेंट ही स्क्रीन आउट होकर फिल्टर होकर CBT 2 एग्जाम तक जा पाएंगे। लेकिन CBT 1 में आपको बहुत अच्छे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी जाके आप सेलेक्ट हो पाओगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये बात मैंने जो कही कि आप एक बार देख लीजिए एक पेपर को देके जो CBT 1 का है, जो कि 90 मिनट में होगा, तो आप सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि फिर सर हम 4 से 5 महीनों को प्लान कैसे करें। तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहली बात कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे और सब्जेक्ट वाइज कौन सी चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। दूसरा सेक्शन यहाँ पे होगा कि आप 3 से 4 महीने में किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कोर्स को कंप्लीट करेंगे, और लास्ट मंथ में आपके पास क्या फाइनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द टाइम मैनेजमेंट। आपके पास एग्जाम में 90 मिनट होंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्क के साथ अपनी स्मार्ट चॉइस और अपनी पूरी की पूरी जो आप लोगों ने 4 से 5 महीने में तैयारी की है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपको एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम में 90 मिनट आपको मिलेंगे। मेरा मानना ये रहेगा कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप 60 से 65 मिनट्स दे सकते हो, और जो आपका जीके और जीएस वाला पोर्शन है उसको आप टोटल मिला के 25 से 30 मिनट दे सकते हैं। अब इन
जो नंबर ऑफ द मिनट्स हैं इनमें आप वेरिएशन कर सकते हैं अपनी अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। बट ये मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम लेकर के मान के चला है कि एक एवरेज आप लोग इतना टाइम तो दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में टोटल मिला के आपके क्वेश्चंस रहेंगे 55 और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस में मिला के आपके पास जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 45। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने टाइम यहाँ पे डिवाइड किया है। अब बात आती है सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा इस एग्जाम की तैयारी के टाइम पे। तो रीजनिंग और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे आप लोग सबसे ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकते हैं, जो कि 55 नंबर के मार्क्स वेटेज को मेंटेन करके रखते हैं। 30 नंबर का मैथ्स और 25 नंबर का आपके पास में है रीजनिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स और रीजनिंग पढ़ेंगे कैसे। अब देखिए, नो डाउट अगर आप लोग हमारे आरआरबी जेई जो बैच है या फिर एक्सप्रेस आरआरबी एक्सप्रेस 2.0 बैच है या फिर आप लोग आरआरबी जेई क्रैश कोर्स बैच से आप रिलेट करते हैं और वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि वहाँ पे क्लासेस में रेगुलरली चीज़ों को पढ़ाया जाता है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप किसी बैच के साथ पढ़ रहे हैं, किसी कोर्स से पढ़ रहे हैं, आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए जो आप लोगों के लिए ज़्यादा स्टैंडर्ड और अच्छा रहेगा। तो आप RS अग्रवाल के साथ जा सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स को बहुत बढ़िया से समझा रखा है। आपका फ्लो ये रहना चाहिए मैथ्स में कि आप लोग RS अग्रवाल को पढ़ें चैप्टर वाइज, और पढ़ने के बाद में आप लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रखे हैं उनको बहुत ही अच्छा अटेंटिव होकर के, बहुत ही पॉजिटिव होकर इनको आप सॉल्व करें और टाइम का जरूर ध्यान रखें। ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़ें, कोशिश करें कि जो ट्रिक मेरे लिए सबसे बेस्ट है उसको मैं लगा के सही आंसर तक पहुंच पाऊँ। दूसरा पॉइंट है, जब आप सारे के सारे चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लें मैथ्स में, उसके बाद में आप 36 शिफ्ट में, लास्ट ईयर 36 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 12 दिन के अंदर एक दिन में 3 शिफ्ट हुई थी, तो आपके पास में टोटल मिला के मैं बात करूंगा मैथ्स के अंदर ही, तो 36 × 3 आप करेंगे, लगभग 1080 के आसपास क्वेश्चंस आपको सिर्फ मैथ्स में मिल जाएंगे। तो आप PYQ जब सॉल्व करें, कोई भी बुक मार्केट में मिल जाएगी, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई भी चैप्टर आपको टफ लगता है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एक मुझे टफ लगता है, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप लोग काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये वाले टॉपिक में मैं कैसे और बेहतरीन समझ सकता हूँ। इसके अलावा आप सिर्फ RRB JEE तक का ही पढ़ें, आप इससे ऊपर सोचेंगे CGL लेवल तक का मैं पढ़ लूँ या किसी अदर लेवल के एग्जाम का पढ़ लूँ, ओलंपियाड का पढ़ लूँ, तो उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। फाइनली तो आपको RRB JEE लेवल का ही एग्जाम देना होगा। नेक्स्ट पे आते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में मैंने लिखा है कि अरिहंत पब्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है आप लोगों के लिए, उसकी बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सेम मैं कहूँगा आप लोगों के लिए कि जो PYQs हैं आप लोगों के RRB JEE 2019 के, वो उसमें भी वापस से 36 शिफ्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने SSC JEE की तैयारी की थी, अनफॉर्चुनेटली आप लोग या तो रह गए उस एग्जाम में, या फिर इस बार वापस से आप तैयारी करें, या फर्स्ट टाइम भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस आपने SSC एग्जाम की तैयारी के लिए की है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तीसरा पॉइंट आता है जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। हालांकि आपको पता है कि जो जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस टोटल मिला के 45 मार्क्स का होगा। अब इसमें 15 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस है ना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपके सामने इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लगता है आपको। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि आप करंट अफेयर तो डेली पढ़ें 1 घंटे, यूट्यूब पर डेली लाइव क्लासेस भी होती हैं। इंजीनियर्स वाला AE JEE यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली 1 घंटे 7 से 8 एक आपकी लाइव क्लास होती है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं डेली। दूसरा, आप मैराथन्स का यूज़ करें इसमें ज़्यादातर, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे मैराथन्स आपके अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप लोग हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को एक ही जगह पर ईजिली क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आप यहाँ पे जितनी मेहनत की आवश्यकता है उतनी आप दे पाएंगे। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जीके के अंदर, जहां से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका, या फिर एक टॉपिक आता है कि जो ट्रॉपिकल कंडीशंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा, या उन टॉपिक्स को आप ज़्यादा रिवाइज करें। बात करते हैं GS के बारे में, तो GS के लिए लूसेंट और स्पीडी दो काफ़ी बेहतरीन बुक हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करवाती हैं। लेकिन कोशिश करें कि GS के अंदर आप लोग वीडियो लेक्चर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, वीडियो के थ्रू आप लोग ज़्यादा बेहतरीन समझ पाते हैं इस सब्जेक्ट को। और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिक्स के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उनके फॉर्मूला और क्वेश्चन की साथ साथ ही प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होता रहे। अब ये तो रही कि आप लोगों को करना क्या है इन 4 से 5 महीनों में, लेकिन पॉइंट आता है कि इन 3 से 4 महीनों में जब हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो उसका फ्लो हमारा क्या रहना चाहिए। सबसे पहली बात कि सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ें, यानी कि डेली आप लोग चारों सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करें। CBT 1 के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो उसके लिए आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम को। या फिर अगर आप टेक्निकल साथ में लेके चल रहे हैं, तब भी आप लोग एटलीस्ट इनके लिए 3 से 4 घंटे तो निकाल सकते हैं।
फिर उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो मॉर्निंग टाइम में आप मैथ्स को और जीके को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं करने के लिए, ताकि एक आपका थोड़ा सा जहाँ पे पेन वैन चलेगा आपका तो अच्छी कॉन्फिडेंस आएगा, साथ के साथ आपकी नींद नहीं आएगी, आंखें खुली रहेंगी। और दूसरी चीज़ जीके, जिससे कि आप लोगों का साथ साथ बैलेंस बना रहेगा। सेम ऐसे इवनिंग या नाइट टाइम में आप लोग रीजनिंग और जीएस को एक साथ लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि मैथ्स रीजनिंग को मैक्सिमम 2 महीने में कंप्लीट करना है, एक साथ लेके चलना है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों को 2 महीने में एनी हाउ कंप्लीट करना है। आज से ही अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, तो जीके और जीएस को स्टार्टिंग से लास्ट तक अपने रूटीन में रखें, क्योंकि जीके और जीएस ही एकमात्र ऐसे पार्ट हैं जो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपको डिमोटिवेट नहीं होना तो एकमात्र तरीका है कि आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ये पेनफुल होगा, ये बीच में ये रूटीन या ये चीज़ें ब्रेक भी होंगी, बट डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट तक अगर आप गए तो जो कॉन्फिडेंस आज आपका सिर्फ 50 to 60% भी नहीं हो रहा होगा जीके और जीएस के ऊपर, अगर आप रूटीन में मेंटेन करके रखोगे, डेली पढ़ोगे इसको, तो लास्ट जाने तक आपका 70, 80 और हो सकता है 90% तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे दैट खुद को अगर मोटिवेटेड रखना है तो आप डेली पढ़ाई करें विदाउट एनी गैप। नेक्स्ट पॉइंट इज जब तक रिवाइज नहीं हो जाए, आज जो पढ़ा, आज जो चीज़ें देखी, चाहे आपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़े, चाहे रीजनिंग के पढ़े, चाहे जीएस पढ़ा, जीके पढ़ा, जब तक आपका कंप्लीट रिवीजन ना हो जाए रात को मत सोना। ये अपने आप से प्रॉमिस करिए, क्योंकि बाद में जब ओवरबर्डन बनने लगेगा, बैकलॉग्स होने लगेंगी, तब आप लोग बहुत ज़्यादा खुद से ही निराश होगे और खुद से ही आप लोग खुद को ऐसा सोचने लगोगे कि यार मेरा सिलेक्शन शायद इस बार नहीं हो पाएगा। सबसे लास्ट में लिखा है कि मैथ्स रीजनिंग में पेन का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, हवा में बातें करते हैं, हवा में ही देख रहे होते हैं क्वेश्चंस को। पेन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल सही यूज़ कर पाओगे उतना ही बढ़िया मार्क्स तक आप लोग स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट जो है दैट इज द सिलेबस और एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग ही पहले चीज़ों को कंप्लीट करें, बाद में अगर आपको लग रहा है कुछ सिलेबस के एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ आ रखी तब उनकी तरफ जाएं। तो ये आपका 3 से 4 महीने में फ्लो रहना चाहिए कि आपको कैसे कंप्लीट करना है, कौन सी चीज़ों को कैसे साथ लेके चलना है। जब लास्ट मंथ आपके पास में आएगा तो लास्ट मंथ में आपको क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, पूरे 3 से 4 महीनों में जितने टाइम आप लोगों ने जो भी पढ़ा, जो नोट्स तैयार किए, जो शॉर्ट नोट्स बनाए, जो ट्रिक्स के नोट्स बनाए, उन सभी स्टडी मटेरियल को आपको एक जगह पर रखना है, ताकि लास्ट आते आते ऐसा ना हो कि आपको अपना खुद का ही मटेरियल या नोट्स नहीं मिले। नेक्स्ट इज पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि पीवाईक्यू जब करेंगे आप लोग तो उससे ही आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और लास्ट टाइम पर जो 36 सेट हैं उनको भी बार बार रिपीटेशन पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स थे जो आप लोगों को लगे 3 से 4 महीने में, उन सब की एक लिस्ट बनाते रहें, साथ साथ ही बनाते रहें उन 3 से 4 महीनों में, और लास्ट में 1 महीने में इस जो लिस्ट आपने बनाई है इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ में एग्जाम के पास आने तक जो एंग्जाइटी है वो भी आपकी कम होगी। और सबसे लास्ट में कि जो पीवाईक्यू एफएलटी होते हैं, इनकी जो फुल लेंथ टेस्ट है आपका पीवाईक्यू फॉर्म में, और जो मॉक टेस्ट हैं आपके पास में, उन मॉक टेस्ट को लिमिटेड टाइम में या पीवाईक्यूज को लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो एफएलटी और मॉक टेस्ट को लिमिटेड टाइम में स्कोर करने का मतलब ये होता है कि लिमिटेड टाइम में अगर आप उसको करने की हैबिट डाल चुके हैं तो एग्जाम में जो प्रेशर जो फील होता है, एक स्टूडेंट हमेशा एक प्रेशर फील करता है कि यार टाइम ना बचे, ऐसा ना हो कि मेरे पास टाइम ही ना बचे और मेरे को पेपर आता हो, तो वो वाले डर से आप लोग खुद को ओवरकम करें। तो ये आपका मॉक टेस्ट से हो सकता है और टेस्ट सीरीज से हो सकता है। अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर इनके साथ जा रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग आरआरबी जेईई सीवीटी 1 को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी किस फेज पर है और आप लोग इनमें से अब कितनी सारी बातों को फॉलो करने वाले हैं। अगर आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप देवेश सर पीडब्ल्यू आप फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ, मीटिंग्स भी करते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि आप लोगों को एक अच्छा रास्ता समझ में आ जाए और साथ के साथ आप लोग आरआरबी जैसे एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएँ। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।